गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए इस लेक्चर में आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फ्रंट ड्राइंग एंड पेंटिंग और ये लेक्चर नंबर है 94। कौन सा है? 94। इससे पूर्व वाले लेक्चर में अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में? अपन ने की थी शुंगकालीन मूर्ति कला के बारे में। किसके बारे में? शुंगकालीन मूर्ति कला के बारे में, जिसमें चर्चा हुई थी सांची और भरूच के स्तूप के बारे में। अशोककालीन स्तूप है वो बने थे और शुंग काल का शुभारंभ किसने किया था या इसका संस्थापक माना जाता है पुष्यमित्र शुंग को। इसकी स्थापना 188 ईसा पूर्व 187 में से ईसा पूर्व हुई थी और मौर्य काल का अंत हो गया था 185 ईसा पूर्व। यानी जब शुंग काल प्रारंभ हो गया था उसके 2-3 साल बाद तक मौर्य काल चला था। लेकिन माना यह जाता है कि सांची का जो स्तूप है वो मौर्य काल में भी रहा और अधिकांश भाग उसका शुंग काल में निर्मित हुआ। तो आइए इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज अपन चर्चा करेंगे सांची के स्तूप के विषय के बारे में। किसके बारे में? विषय के बारे में। अपना मेन टॉपिक है सांची का स्तूप। और विषय के बारे में आज चर्चा करेंगे। यहाँ के क्या क्या विषय थे, किन विषयों को लेकर यहाँ इस स्तूप का निर्माण किया गया था। तो देखिए मैंने कल आपको बताया था कि सांची के स्तूप में बुद्ध की कोई भी मूर्ति नहीं बनी हुई है। क्या? बुद्ध की कोई भी मूर्ति नहीं बनी हुई है। केवल भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतरों की जो जातक कथाएं थे उनको उकेरा गया है, अर्थात उन्हें प्रतीक के रूप में, स्तूप चरण के रूप में, कमल पुष्प के रूप में, इसके अलावा छत्र के रूप में और बोधि वृक्ष आदि के रूप में इनका अंकन किया गया है। अर्थात भगवान बुद्ध के जो प्रतीक चिन्ह थे उनकी पूजा उपासना होती थी। अर्थात वहां पर मानव रूपी कोई भी मूर्ति नहीं थी, जैसे कि भगवान बुद्ध की भी नहीं थी। लेकिन उस वक्त यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां बनती थी, राक्षसों की, देवताओं की। इसके अलावा दरवाजे पर जो द्वारपाल होते थे उनकी मूर्तियां जरूर बनती थी। बाकी धर्म से संबंधित कोई भी मूर्ति नहीं बनती थी। और उनके विषय में सांची में जो विषय वस्तु है, यानी कि सांची में विषय वस्तु की दृष्टि से अधिकांशतः किसका हुआ है निर्माण? जातक कथाओं का अंकन मिलता है। किसका मिलता है? जातक कथाओं का अंकन मिलता है। तो दोबारा सुनेंगे कि सांची में विषय वस्तु की दृष्टि से अधिकांशतः जातक कथाओं का अंकन मिलता है और उन जातक कथाओं में भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाओं को एक प्रतीक के रूप में, स्तंभ के रूप में बनाया गया है। यानी प्रतीकों को स्तंभ के रूप में बनाया गया है, स्तूप के रूप में बनाया गया है। और भगवान बुद्ध के चरणों को बनाया गया है, कमल पुष्प के रूप में बनाया गया है, छत्र के रूप में, और बोधि वृक्ष का अंकन करके भी उनके बारे में अंकन किया गया है। यानी कि उनकी कोई भी मूर्ति नहीं बनी हुई है। इसके अलावा और क्या बनाया हुआ है और किसका अंकन किया गया है? देखो इसके अलावा पारिवारिक दृश्य का भी अंकन हुआ है। किसका? पारिवारिक दृश्य। तो आप साथ के साथ में लिख लीजिए विषय में कि सांची में विषय वस्तु की दृष्टि से अधिकांशतः जातक कथाओं का अंकन हुआ है। अधिकांशतः किसका हुआ है? जातक कथाओं का अंकन हुआ है। जातक कथाओं का अंकन हुआ है। भगवान बुद्ध की जन्म जन्मांतर की जो कथाएं हैं उनको कहते हैं जातक कथाएं। तो उन जातक कथाओं का भी क्या हुआ है? अंकन हुआ है। इसके अलावा और क्या विषय रहे हैं? देखो इसके अलावा पारिवारिक दृश्य भी रहे, क्या रहे
दृश्य, पारिवारिक दृश्यों का भी अंकन हुआ है, दृश्यों का अंकन भी हुआ है। कहां पर हुआ है? सांची के स्तूप के अलंकरण में, अर्थात उसके जो सांची का स्तूप है वहां पर जो अंकन किया गया है, उन मूर्तियों का निर्माण किया गया है जो मानव रूपी नहीं थी लेकिन राक्षस रूपी, दानव रूपी, उसके अलावा यक्ष यक्षिणियों की और इसके अलावा द्वारपाल की, इनकी मूर्तियां अलाउ थी। धर्म से संबंधित कोई भी मूर्ति अलाउ नहीं थी। उसके अलावा युद्ध के कुछ दृश्यों का भी यहाँ पर अंकन है जो बाद में किया गया है। युद्ध के दृश्य का अंकन, दृश्य का अंकन जो सांची के स्तूप के निर्माण के बाद में किया गया है, यानी कि सांची के स्तूप में सबसे पहले मौर्यकालीन, फिर शुंगकालीन, फिर सातवाहनकालीन, 3 वंश का प्रभाव रहा है। कितने वंश का? तीनों वंश का प्रभाव रहा है। इसके अलावा सन्यासी को भी अंकन किया गया है कहीं पर। किसको? सन्यासी को, सन्यासी का भी यहाँ पर अंकन मिला है। और किसका अंकन मिला है? पशु पक्षियों का भी अंकन मिलता है, पशु पक्षियों का, पशु पक्षियों का अंकन भी हमें, सन्यासी का अंकन, पशु पक्षियों का अंकन, ये भी हमें अवशेषों के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पूजा के दृश्य और अलंकरण आदि के भौतायत से, भौतायत के साथ में इनके उदाहरण प्रस्तुत होते हैं, अर्थात पूजा के दृश्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। पूजा के दृश्य, पूजा के दृश्य और अलंकरण, अलंकरण, पूजा के दृश्य व अलंकरण आदि के बहुतायत के साथ में बनाए गए हैं। इसके अलावा और जैसे कि वानर का, किसका? वानर, वानर यानी होता है बंदर, वानर का भी कहीं कहीं पर अंकन मिला है। इसके अलावा किन्नर का मिला है। किसका? किन्नर का, किन्नर का भी कहीं पर अंकन हुआ है। यक्ष यक्षिणी का हुआ है, यक्ष यक्षिणी, यक्ष यक्षिणी का भी अंकन हुआ है। वृक्षिका का भी हुआ है, यक्ष यक्षिणी और वृक्षिका। इसके अलावा पशुओं में जैसे सिंह का भी हुआ है। किसका हुआ है? सिंह का भी अंकन हुआ है। गज का हुआ है, गज यानी क्या होता है? हाथी, सिंह यानी शेर। इसके अलावा नृत्य के दृश्य, किसके दृश्य? नृत्य के दृश्य, नृत्य के दृश्य का भी अंकन है, नृत्य के दृश्य। इसके अलावा जलपान के दृश्य भी बनाए गए हैं। जलपान के दृश्य, जलपान के दृश्यों का भी अंकन हुआ है, दृश्यों का अंकन। देखो प्रारंभ में वहां पर कोई भी मूर्ति नहीं थी, लेकिन प्रतीकों के रूप में उन्हें पूजा जाता था। उसके बाद में धीरे धीरे आगे के कालों में क्या हुआ? कुछ परिवर्तन हुआ और उसमें अंकन में बढ़ोतरी हुई। तो वहां पर जातक कथाओं का अंकन तो हुआ ही था, उसके अलावा पारिवारिक दृश्यों का अंकन भी हुआ, युद्ध के दृश्य का भी अंकन किया गया, सन्यासी का भी अंकन हुआ, पशु पक्षियों का, पूजा के दृश्य, वानर यानी बंदर, किन्नर, यक्ष यक्षिणी, वृक्षिका, सिंह, गज, नृत्य के दृश्य और जलपान के दृश्यों का भी अंकन हुआ है। मिटा दिया जाए। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे सांची में जो प्राप्त हुए
तोरण द्वार, उन तोरण द्वार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तोरण द्वार, जैसे कि अपने घर में शादी है, मान लो लड़की की शादी है या लड़के की, मान लो अपन कहीं बारात में जाते हैं या बारात अपने घर पर आती है, तो सबसे पहले बारात को, अभी वर्तमान में तो अपने घर से 1-2 किलोमीटर दूर कोई भी स्कूल में या कोई सामुदायिक भवन में या धर्मशाला में क्या करते हैं, बारात को ठहरा देते हैं, वहीं पर नाश्ता पानी हो जाता है। आजकल तो बफर सिस्टम है, नाश्ता करवा दिया, फिर वहीं से बारात कैसे आती है, डीजे के द्वारा आती है, बैंड के द्वारा आती है, पैदल आती है, बैठ के आती है, लेकिन एक स्टॉपेज वहाँ हो जाता है। उसके बाद में वो अपने घर पर नाचते कूदते आते हैं। फिर आने के बाद में अपन घर पे अपना पंडाल सजता है, वहाँ उनकी बैठक कर देते हैं, मतलब चेयर लगा देते हैं, गद्दा रजाई रख देते हैं और भी फर्श बिछा देते हैं, तो बारात वहाँ आकर बैठ जाती है। उसके थोड़ी देर बाद में एक प्रोग्राम होता है, एक रस्म होती है आगुनी। आगुनी मतलब उनका स्वागत करते हैं वहाँ के। आजकल लड़कियाँ क्या करती हैं, पैसे कमाने के लिए, यानी एक वो होता है, वो स्वागत होता है, स्वागत यानी माला फूल माला लेके गेट पे पहुँच जाती है, जो दूल्हे की जो सालियाँ लगती हैं वो सब, और एक सीजर कैंची ले जाती है, कैंची को फूलों में या हाथ के नीचे कहीं भी छुपा लेती है, और दूल्हा उसको ढूंढता रहता है, और लड़कियों को मज़ा आता है, मतलब वो खुश होती रहती है। लास्ट में वो डिमांड करती है 11 लाख, वो सॉरी 11,000, 5,000, 5100 ऐसे, तो दूल्हे को वहीं, क्योंकि उसका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन खराब हो जाएगा तो हमेशा ही हंसी हो जाएगी, इसलिए वो दे देता है। फिर उसके बाद में अंदर आ जाते हैं, आगुनी प्रोग्राम होता है, जिसमें वैसे तो बस 5 बर्तन दिए जाते हैं या फिर हाथ की घड़ी या कुछ भी, तो वहाँ पंडित जी आते हैं और वहाँ पे नेक चार कर देते हैं। उसके थोड़ी देर बाद में वो बोलते हैं कि चलो सब तोरण मारने, तोरण द्वार पे, तो वहाँ एक तोरण द्वार बना देते हैं ऐसे सिंपल सा, और वहाँ इस प्रकार से लकड़ी की बनी हुई चिड़िया सी लगा देते हैं ऐसे, 4-5 लगा देते हैं ऐसे, और एक कब लगाते हैं जब भात आता है, भाती आते हैं, एक तब लगाते हैं ऐसे सिंपल सी चिड़िया सी। तो भाती आते हैं तो इसके ऊपर कपड़ा रख देते हैं ऐसे, एक छोटा सा कपड़ा लेके आते हैं रेड कलर का, वो इसे ढक दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, चुनकली बोलते हैं देसी भाषा में, और इसको बोलते हैं क्या, तोरण बोलते हैं इसको, तोरण। ठीक है, तो जैसे यहाँ आते तो यहाँ एक चौकी लगा दी जाती है, और जो दूल्हा राजा आता है इस चौकी पे पैर रखता है, उसकी पूजा होती है। पूजा होने के बाद में उसके हाथ में एक डंडी होती है, ध्यान देखी होगी आपने, इस प्रकार से एक पतली सी डंडी होती है, और ऐसे लगा होता है उसमें चमकीला सा, ये स्पेशल दूल्हे की होती है, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम में हथियार होते थे, तो उस वक्त ये क्या है, दूल्हे का हथियार है। और एक साइड में एक कटार भी वो रखते हैं, इस प्रकार से एक कटार होती है, लेकिन वो एक खोल के अंदर होती है, इस तरीके से दूल्हे के साइड में लगी हुई होती है। वो क्यों पहनते हैं, क्योंकि उस वक्त उसके मेहंदी लगी हुई होती है, उपटना भी लगा होता है, तो भूत प्रेत और भारी आडंबरों और भारी जो डर होता है उससे बचने के लिए वो कटार रखी जाती है, आज भी लोग रखते हैं। इस डंडी से क्या करता है, पूजा होने के बाद में जो बीच वाली होती है इसके वो मारता है, ऐसे मारते ही क्या होता है, इसको खत्म करता है, मतलब मार देता है, ऐसे टच कर देता है, फोटो खींच जाती है। फिर लड़की के पक्ष की, यानी जो दुल्हन के जो पक्ष है उसकी तरफ से क्या आते हैं, कुछ चीज़ें फेंकी जाती है, लेकिन वो गलत है, कई बार दूल्हे की आंख में भी चल जाते हैं। तो वो जो ये मारता है डंडी से, इसको टच करता है इसके, तो वो क्या कहते हैं, उसको तोरण मारना। तो मैं इतनी बात से ये समझाना चाह रहा था कि जो ये गेट तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं तोरण द्वार। क्या बोलते हैं, तोरण द्वार, एंट्री गेट। तो उसी प्रकार से सांची में भी क्या तोरण द्वार बनाए गए हैं, चारों दिशाओं में अलग अलग तोरण द्वार बनाए गए हैं, जो बाद में बनाए गए थे सातवाहन राजाओं के काल में। तोरण द्वार में अपन चर्चा करेंगे कि दक्षिण दिशा के तोरण पर ये चारों दिशाओं में 4 द्वार बने हुए हैं, जैसे दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम।
अलग अलग तोरण द्वार बने हुए हैं अलग अलग दिशाओं में। तो दक्षिण दिशा के तोरण पर, जो दक्षिण दिशा है इसके तोरण पर कमलों के बीच में लक्ष्मी, दक्षिण दिशा में जो तोरण लगा हुआ है उसमें कमलों के बीच में लक्ष्मी, दोबारा सुनेंगे, दक्षिण दिशा का जो तोरण द्वार है उसमें कमलों के बीच में लक्ष्मी और सम्राट अशोक की राम ग्राम यात्रा, कौन सी, सम्राट अशोक की राम ग्राम यात्रा, इसके अलावा अनेक जातक कथाओं तथा भगवान बुद्ध के प्रतीकों की उपासना आदि के दृश्य अंकित है। कौन से द्वार पर, दक्षिण द्वार पर, जो दक्षिण तोरण द्वार है उसकी चर्चा की है कि दक्षिण दिशा के तोरण द्वार पर कमलों के बीच में लक्ष्मी जी, कमलों के बीच में लक्ष्मी जी बैठी हुई है। उसके अलावा सम्राट अशोक की जो राम ग्राम यात्रा की थी उन्होंने, उस यात्रा का अंकन किया गया है। अनेक जातक कथाओं का भी अंकन हुआ है। इसके अलावा भगवान बुद्ध के प्रतीकों की उपासना भी की गई है। आदि के दृश्यों को दक्षिण दिशा का जो द्वार है उस तोरण द्वार पर अंकित किया गया है। और यहाँ पर श्री देवी का भी अंकन हुआ है। कौन सी देवी का, श्री देवी का भी अंकन हुआ है। कौन से तोरण द्वार पर, दक्षिण तोरण द्वार पर। तो आपको ये याद रह जाएगा। उसके बाद में आता है उत्तर दिशा का तोरण द्वार, कौन सा, उसके बाद में आता है उत्तर दिशा का तोरण द्वार। कौन सी दिशा का, उत्तर दिशा का तोरण द्वार। उत्तर दिशा के तोरण द्वार में क्या बताया गया है कि इस तोरण द्वार पर भी अनेक जातक कथाओं को अंकित किया गया है। उत्तर दिशा का जो तोरण द्वार है उस पर भी अनेक जातक कथाओं का अंकन किया गया है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की जो कथाएं हैं उनको क्या कहते हैं, जातक कथाएं कहते हैं। तो उत्तर के तोरण द्वार पर भी अनेक जातक कथाओं का अंकन हुआ है, जिसमें कौन कौन सी जातक कथाएं हैं। देखो, वेशांतर जातक कथाएं, कौन सी, वेशांतर जातक कथाएं, वेशांतर जातक कथा, वेशांतर जातक कथा का भी इसमें अंकन हुआ है। उसके अलावा ऋषि ऋग जातक, इसका भी अंकन हुआ है। कौन से दरवाजे पर, कौन से तोरण द्वार पर, उत्तर दिशा के तोरण द्वार पर। और इसके अलावा किसका हुआ है, और किसका अंकन हुआ है, इसके अलावा मार का आक्रमण किसका, और उसके अलावा जेतवान का दान, जेतवान का दान, यानी जेतवन दान है, वन है जेतवन, उसका भी दान का दृश्य हुआ है। किसमें, उत्तर दिशा का जो तोरण द्वार है वहां पर। और इसके अलावा बुद्ध जननी, बुद्ध जननी कौन, माया का, बुद्ध जननी माया का भी अंकन हुआ है। बुद्ध जननी माया का भी अंकन हुआ है। कौन से में अपन चर्चा कर रहे हैं, ये उत्तर दिशा का जो तोरण द्वार है उसकी, कि बुद्ध जननी माया का भी अंकन हुआ है। और कहीं कहीं पर बुद्ध के परिनिर्वाण का दृश्य हुआ है। बुद्ध का परिनिर्वाण, बुद्ध का परिनिर्वाण का भी अंकन हुआ है। कौन से तोरण द्वार पे, ये हुआ है उत्तर दिशा के तोरण द्वार पर। और एक स्थान पर तो क्या है, बंदरों को भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में, यानी जो बंदर बनाए गए हैं उन बंदरों को भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में, भगवान बुद्ध के प्रतीक बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए जाते हुए दिखाया गया है। यानी कि भगवान बुद्ध को बंदरों के रूप में अंकन किया गया है। और जो बंदर हैं वो क्या है, बोधि वृक्ष की पूजा उपासना करने के लिए जाते हुए एक दृश्य का अंकन भी किया गया है। कौन से तोरण द्वार पर, उत्तर दिशा के तोरण द्वार पर। एक बार दोबारा से सुनेंगे,
उत्तर दिशा के तोरण द्वार पर वेशांतर जातक कथाओं का अंकन हुआ है। इसके अलावा ऋषि नृप जातक कथा का मार का आक्रमण हुआ है, यानी कि भगवान बुद्ध की जो तपस्या कर रहे थे भगवान बुद्ध, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मार नाम का जो राक्षस था उसने क्या किया, उसने भयंकर रूप धारण किया और उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की उनकी तपस्या भंग करने के लिए। तो मार का आक्रमण, जेतवन का दान, इसके अलावा बुद्ध जननी माया का भी अंकन हुआ है और बुद्ध का परिनिर्वाण का भी अंकन किया हुआ है। और एक स्थान पर तो बंदरों को भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में, यानी कि उन्हें बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए एक जाते हुए आदि का दृश्य भी अंकन किया गया है। अब चर्चा करेंगे अपन पूर्व दिशा का जो तोरण द्वार है उसके बारे में। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में जो तोरण द्वार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए, पूर्व दिशा का तोरण द्वार, पूर्व दिशा का तोरण द्वार, कौन सी दिशा का? पूर्व दिशा में जो तोरण द्वार है वो क्या कहता है कि भाई उसमें कौन कौन सी आकृतियों का अंकन है। तो इस तोरण द्वार के बीच वाली बडेरी में, जो बडेरी है जो यहाँ पर कम्मा लगाते थे, तो इस तोरण द्वार के बीच वाली बडेरी में भगवान बुद्ध के महान निष्क्रमण का दृश्य अंकित है। क्या? बीच वाली बडेरी में भगवान बुद्ध का महान निष्क्रमण, भगवान बुद्ध का महान निष्क्रमण का दृश्य अंकित है। निष्क्रमण का दृश्य अंकित है। महावीर निष्क्रमण का दृश्य अंकित है। कौन से द्वार पर? पूर्व दिशा का जो द्वार है वहां पर जो बडेरी है, बीच वाली बडेरी, तो बीच वाली बडेरी में भगवान बुद्ध का महावीर निष्क्रमण का दृश्य अंकित है, जिसमें सांची की कला अपनी पूर्णता तक पहुंच गई थी। यानी कि जो ये महान निष्क्रमण का जो अंकन किया गया है, इस अंकन से ये पता चलता है कि जो सांची की जो कला थी वो पूर्ण रूप से एक उच्च स्तर तक पहुंच गई थी। ये उदाहरण बन जाता है कौन सा तोरण द्वार? पूर्व दिशा का जो तोरण द्वार है। उसके अलावा अपन चर्चा करेंगे पश्चिम दिशा का जो तोरण द्वार है उसके बारे में। पश्चिम दिशा का तोरण द्वार, पश्चिम दिशा का तोरण द्वार, कौन सी दिशा का? पश्चिम दिशा का तोरण द्वार के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि इस द्वार पर हाथियों द्वारा वृक्ष पूजा के दृश्य अंकन है। यानी कि जो पश्चिम दिशा की तरफ जो तोरण द्वार है, इस तोरण द्वार पर एक दृश्य अंकित है जिसमें क्या है? हाथियों द्वारा वृक्ष पूजा के दृश्य, हाथियों द्वारा वृक्ष पूजा का दृश्य। यानी कि इसमें एक वृक्ष है, एक वट वृक्ष है, उसकी पूजा की जा रही है हाथियों के द्वारा, तो उसका एक दृश्य है। तो कौन सा अंकन हो गया? हाथियों द्वारा वृक्ष पूजा का दृश्य। हाथियों के द्वारा वृक्ष पूजा का दृश्य यहाँ पर अंकित है। इसके अलावा अस्थियों के लिए बुद्ध, कौन सा? अस्थियों के लिए बुद्ध, अस्थियों के लिए बुद्ध का दृश्य भी अंकित है। अस्थियों के लिए बुद्ध। और इसके अलावा महाकपि जातक आदि प्रमुख है। कौन सा? महाकपि जातक। महाकपि जातक, कपि होता है बंदर, तो बंदरों की एक जातक कथा है, यानी बंदरों को विषय लेकर एक कथा बनाई है जिसमें भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतरों की कथा है वैसे, तो उसे अंकन किया गया है। और भगवान बुद्ध की जो अस्थियों के लिए युद्ध के जो दृश्य थे वो राजा लोग अपने हाथी और अपने घोड़े को सजाकर युद्ध करने जा रहे हैं, इसका दृश्य
अंकित किया गया है। और एक तरफ नगर का दृश्य भी है, एक तरफ किसका दृश्य है, नगर का भी दृश्य है। इस प्रकार से सांची के शिल्प में यक्षों को पुरुषों जैसा आंका गया है। जो सांची के स्तूप में जो यक्ष बनाए गए थे, यक्ष यक्षिणियों को, उनको पुरुषों के जैसे अंकित किया गया है। किसके जैसे, पुरुषों के जैसे। लेकिन पुरुष की आकृति नहीं बनाई जा सकती थी, उन्हें यक्ष यक्षिणियों के माध्यम से बनाया गया है। उन्होंने राजाओं के समान ही वस्त्र तथा आभूषण पहने हुए हैं। उन जो अंकन किया गया है उसमें राजाओं के समान वस्त्र और आभूषणों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा यक्षिणियों को भी अत्यंत सुंदरता के साथ में बनाया गया है। यक्षिणियों को, जो यक्षों की जो पत्नियां थी, उनको भी सुंदरता के साथ में बनाया गया है। उन्हें आम की डाली को पकड़े हुए खड़े हुए अंकित किया गया है, यानी कि वृक्षिका के रूप में। किसके रूप में, वृक्षिका के रूप में। उन जो यक्षिणियों को बनाया गया है, उन यक्षिणियों को आम की डाली पकड़े हुए ऐसे स्टाइल से बनाया गया है। कई बार अपने घर पर भी कोई पेड़ पौधा होता है तो उसके हाथ लगा के ऐसे फोटो खिंचवाते हैं ना, स्टाइल से। तो उन्होंने भी इस प्रकार से अंकन किया गया है। कौन से, कहाँ की बात है, सांची के स्तूप के तोरण द्वारों की। इसके अलावा सांची के जो इस शिल्प में बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाओं का अंकन हुआ है। और इस प्रकार सांची के कलाकारों ने सांची की जो कला है उसमें लोक कला को भी पहचाना है, अर्थात लोक कला को भी उसमें अंकित किया गया है। उस समय के समाज का दर्पण रही है कौन सी कला, लोक कला। यानी कि जो लोक कला है उस समय के समाज का एक दर्पण रही है। अब चर्चा करेंगे अपन विदेशी प्रभाव, किसके बारे में, विदेशी प्रभाव के बारे में। यानी कि सांची की कला पर विदेशी कला का क्या प्रभाव रहा है। तो देखिए, सांची के इस शिल्प में कुछ विद्वानों के अनुसार विदेशी प्रभाव भी रहा है, ऐसा माना जाता है। इनमें से इनमें बनाए गए जो पंखदार पशु पक्षी है वो विदेशी प्रभाव लिए हुए माने जाते हैं। जो पशु पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया गया है, पंखदार बनाया गया है, तो ये विदेशी प्रभाव बताया गया है। आकृतियों में भी जो बालों की बनावट बनाई गई है, आकृतियों में जो बाल बने हुए हैं पुरुषों के और स्त्रियों के, यानी कि यक्ष यक्षिणियों के जो बाल बने हुए हैं, द्वारपालों के जो बाल बने हुए हैं, उनमें जो सलवटें बनाई गई हैं, अर्थात आकृतियों में बालों की बनावट और जो उनकी सलवटें हैं वो विदेशी ढंग से बनाई गई है। कौन सा ढंग, विदेशी ढंग से, विदेशी स्टाइल से बनाई गई है, ऐसा मानना है। और इस प्रकार बौद्ध स्तूप तथा बुद्ध संबंधित जातक कथाओं में अंकन के साथ में हिंदू देवी देवताओं को भी वहां पर अंकित कर, जो शिल्पकार थे बनाने वाले, उन्होंने अपनी लोक भावना की छाप छोड़ दी है, अर्थात लोक भावना की छाप अंकित की गई है। इस प्रकार से ये आपका आज सांची का स्तूप कंप्लीट होता है। और अब आपको सांची के स्तूप की एक दो फोटो यहाँ पर पेस्ट की जा रही है, आप आराम से देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हो सामने, पहले मैं मिटा देता हूँ फिर देखना। इसके अलावा सांची के जो इस शिल्प में बुद्ध की जन्म जन्मांतर की कथाओं का अंकन हुआ है। और इस प्रकार सांची के कलाकारों ने सांची की जो कला है उसमें लोक कला को भी पहचाना है, अर्थात लोक कला को भी उसमें अंकित किया गया है। उस समय के समाज का दर्पण रही है कौन सी कला, लोक कला। यानी कि जो लोक कला है उस समय के समाज का एक दर्पण रही है। अब चर्चा करेंगे अपन विदेशी प्रभाव, किसके बारे में, विदेशी प्रभाव के बारे में। यानी कि सांची की कला पर विदेशी कला का क्या प्रभाव रहा है। तो देखिए, सांची के इस शिल्प में कुछ विद्वानों के अनुसार विदेशी प्रभाव भी रहा है, ऐसा माना जाता है। इनमें से इनमें बनाए गए जो पंखदार पशु पक्षी है
वो विदेशी प्रभाव लिए हुए माने जाते हैं। जो पशु पक्षियों को उड़ते हुए दिखाया गया है, पंखदार बनाया गया है, तो ये विदेशी प्रभाव बताया गया है। आकृतियों में भी जो बालों की बनावट बनाई गई है, आकृतियों में जो बाल बने हुए हैं पुरुषों के और स्त्रियों के, यानी कि यक्ष यक्षिणियों के जो बाल बने हुए हैं, द्वारपालों के जो बाल बने हुए हैं, उनमें जो सलवटें बनाई गई हैं, अर्थात आकृतियों में बालों की बनावट और जो उनकी सलवटें हैं वो विदेशी ढंग से बनाई गई है। कौन सा ढंग? विदेशी ढंग से, विदेशी स्टाइल से बनाई गई है, ऐसा मानना है। और इस प्रकार बौद्ध स्तूप तथा बुद्ध संबंधित जातक कथाओं में अंकन के साथ में हिंदू देवी देवताओं को भी वहां पर अंकित कर, जो शिल्पकार थे बनाने वाले, उन्होंने अपनी लोक भावना की छाप छोड़ दी है, अर्थात लोक भावना की छाप अंकित की गई है। इस प्रकार से ये आपका आज सांची का स्तूप कंप्लीट होता है। और अब आपको सांची के स्तूप की 1-2 फोटो यहाँ पर पेस्ट की जा रही है, आप आराम से देख सकते हैं। अभी आप देख रहे हो सामने, पहले मैं मिटा देता हूँ फिर देखना। तो ये देख रहे हो सामने सांची का स्तूप, इसको इसी प्रकार से बनाया गया था और इसका निर्माण इसी प्रकार से अर्धगोला के रूप में हुआ है। और ये है तोरण द्वार। तोरण द्वार को भी किस प्रकार से सजाया गया था, इन्हें बनाने के लिए ईंट, पत्थर, मिट्टी आदि का और लकड़ी का आदि का उपयोग किया गया था। उस जमाने के अनुसार ये बहुत मजबूत बनाए गए थे, जो वर्तमान तक लगभग सही स्थिति में ये खड़े हुए हैं। चलो, तो ये थी आपके सांची के स्तूप के बारे में चर्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय हो।